पिछली स्टोरी में न्यांका एम्पायर के ग्रैंड मास्टर ने ये राज जान लिया था कि सिमू सिक्तिथियामो का नया लीडर बन चुका है। ग्रैंड मास्टर का पहला इरादा सिमू को कंट्रोल करना या फिर उसे खत्म करना था, क्योंकि सिमू उनके लिए एक बड़ा थ्रेट माना जा रहा था। लेकिन जब ग्रैंड मास्टर ने सिमू का सोचने का अंदाज देखा तो उन्होंने अपनी पूरी प्लान एक पल में छोड़ दी, क्योंकि सिमू का स्टैंस बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ग्रैंड मास्टर जानते थे कि सिमू जैसा इंसान कभी आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। उसके बाद सिमू ने अपने आप को और ज्यादा तराशने के लिए सेल्फ ट्रेनिंग शुरू की, पर ट्रेनिंग ने उसके शरीर को और ज्यादा वीक बना दिया। तब आगा सिलिन और होलिंगार ने सिमू को रिकवर करने के लिए उसके लिए ग्रिल्ड फिश बनाई और ये काम सच में सक्सेसफुल रहा। लेकिन इस छोटी सी मदद ने न्यांका एम्पायर में एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो फिश यूज की वो इम्पीरियल फिश थी। छोटी बात से इश्यू इतना बढ़ गया कि गुलिनुआन ने सिमू के खिलाफ कंप्लेंट तक डाल दी और शुरू में वो कंप्लेंट सक्सेसफुल भी हो गई। लेकिन न्यांका एम्पायर की माँ ओल्ड एम्प्रेस आगे बढ़कर सिमू की तरफ खड़ी हो गई। उनके सपोर्ट के बाद न्यांका एम्परर ने फैसला बदल दिया और सिमू को सजा देने के बजाय उसे पूरी तरह फ्री कर दिया। इसके बाद थाई स्वीट एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए एक नया मिशन अनाउंस हुआ। सिमू जैसे स्टूडेंट्स को अब बैटलफील्ड भेजा जाएगा ताकि वो अपनी रियल लर्निंग वहाँ से हासिल कर सकें। यही था पिछली स्टोरी का कोर। और अब जब सब क्लियर हो चुका है तो चलते हैं स्टोरी के बिल्कुल नए हिस्से की तरफ। कहानी आगे बढ़ती है जब सिमू और उसकी टीम वन्युन चाओ शिप पर चढ़कर बैटलफील्ड की तरफ रवाना होते हैं। वहाँ सिमू के दोस्तों को एकदम हैरानी हुई जब वन्युन चाओ शिप होश उड़ाने वाली स्पीड से बाकी सभी शिप्स को पीछे छोड़ने लगा। और वहीं वॉन्गलिंगर ने समझाया कि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इस शिप का एनर्जी फर्नेस सिमू ने खुद अपग्रेड कर दिया था। ये सुनकर सबके मन में एक और शॉक उठा, क्योंकि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि सिमू इतनी शानदार ब्लैक स्मिथिंग कर सकता है। और वहीं दिखाई देता है कि वन्युन चाओ शिप इतना पुराना हो चुका है कि तेज हवा का एक झोंका भी उसे तोड़ सकता था। लेकिन वन्युन चाओ सबको शांत करता है और तुरंत क्विक रिपेयर्स देकर शिप को फिर से संभाल लेता है। थोड़ी देर बाद उनका शिप एक भारी बारिश वाले तूफान से गुजरा और उस बारिश ने वन्युन चाओ के शरीर पर बने टैटूज और बाकी क्रू के टैटूज को भी पूरी तरह धो डाला। तभी पता चलता है कि वो टैटूज असली नहीं थे, वो बस स्किन के बाहर इंक से बनाए गए सिंपल ड्राइंग्स थे, असली टैटूज की तरह स्किन के अंदर नहीं। और यहाँ डोंगहुआ वर्जन में बताया नहीं गया कि वन्युन चाओ असली टैटूज क्यों नहीं बनवाना चाहता था, लेकिन नॉवेल वर्जन में बेहद साफ दी गई है कि वन्युन चाओ अपने शरीर को जो उसके माता पिता ने उसे दिया है उसे खराब करना नहीं चाहता था, इसलिए अपने माता पिता का बहुत ज्यादा सम्मान करता है। कहानी आगे बढ़ती है और आखिरकार वे सब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ वन्युन शराफील्ड को देखने की कोशिश करता है अपनी लीफ आइज का इस्तेमाल करके, क्योंकि वन्युन चाओ पहले सेक्टी डाउन का सदस्य रह चुका है, इसलिए उसके पास ऐसी खास एबिलिटी लीफ आइज की मौजूद है। और वहीं वन्युन चाओ देखता है वो बैटलफील्ड जिसका सामना सिमू को करना है वो बेहद डरावना और बेहद भयानक है। वन्युन चाओ ये सब सिमू को बता देता है और उसे सलाह देता है कि वो अपनी टीम को साथ न ले जाए, क्योंकि टीम उसके रास्ते में रुकावट बनेगी। वन्युन चाओ कहता है कि सिमू को अपनी ताकत पर भरोसा करके अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन सिमू इससे सहमत नहीं होता। वो कहता है कि वो अपनी टीम के साथ ही जाएगा चाहे कुछ भी हो। उसके बाद वन्युन चाओ सिमू से विदा लेता है, ये कहकर कि उसे पहले अपने शिप की रिपेयर्स कर लेनी चाहिए। और फिर सिमू बॉर्डर सिटी में प्रवेश करता है। वहाँ सिमू उस टोकन का इस्तेमाल करता है जो उसे जनरल चुयू ने दिया था। अगर आपको याद न हो तो जनरल चुयू वही महिला जनरल है जो पहली बार दिखाई दी थी जब सिमू न्यांका एम्पायर की राजधानी जाने वाला था। उस टोकन की मदद से सिमू आसानी से बॉर्डर सिटी में दाखिल हो जाता है और साथ ही उसे ये मौका भी मिलता है कि वह जनरल यूयुन चुयू से मिल सके। संक्षेप में सिमू की मुलाकात जनरल यूयुन से हुई, जो अब भी सिमू को पहचानते थे। ये देखकर सिमू के दोस्त एकदम हैरान रह गए, क्योंकि सिमू की पहचान जनरल यूयुन जैसे व्यक्ति से थी जो इस बॉर्डर सिटी के सुपरवाइजर थे। जनरल यूयुन ने सिमू का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसी समय सिमू ने उनसे माफी भी मांग ली, क्योंकि उसके दिल में अब भी एक अपराधबोध था। पहली मुलाकात में सिमू ने जनरल यूयुन से झूठ कहा था कि वो लिंजो सिटी से है, जबकि असल में सिमू ग्रेट रूइन रीजन का था। जनरल यूयुन ने माना कि ये बात उन्हें भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करती रही, लेकिन साथ ही जनरल यूयुन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी बताई जिसे समझना जरूरी था। जनरल यूयुन को लगता था कि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और शायद उनकी आर्मी के अंदर ही कुछ लोग रेबल सेक्स के साथ मिलकर जासूसी कर रहे थे। जनरल यूयुन ने तो यहाँ तक कहा कि शायद रेबल्स में से एक वो खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि याद रखें लिंजो रीजन शुरू से यांका एम्पायर का हिस्सा नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के कारण लिंजो ने यांका एम्पायर को स्वीकार किया। फिर भी लिंजो ने साफ कहा था कि अगर डिस्टर्बेंसेस ऐसे ही चलते रहे तो लिंजो रीजन भी यांका एम्पायर के खिलाफ बगावत कर सकता है। ये सुनकर सिमू के दोस्त घबरा गए, क्योंकि जनरल यूयुन के साथ रहना
अब उन्हें खतरनाक लगने लगा था। लेकिन सिमू ने उन्हें धीरे से समझाया कि जनरल यूयन बस मजाक कर रहे थे। सिमू जानता था कि जनरल यूयन बहुत बुद्धिमान इंसान है जो हालात को बहुत बारीकी से समझते हैं। उन्हें ये भी समझ था कि यांका एम्पायर के ग्रैंड मास्टर जानबूझकर डिस्टर्बेंसेस फैला रहे हैं ताकि रेबल सेक्स अपने आप सामने आ जाएं। जनरल यूयन ने फिर बताया कि लिंजो रीजन का असली नाम यूयन एम्पायर था और उस समय यूयन एम्पायर की भूमि पर जनरल यूयन के पिता शासन करते थे। इसी दौरान यांका एम्पायर के ग्रैंड मास्टर जनरल यूयन के पिता से मिलने आए थे। और फिर क्या हुआ जब ग्रैंड मास्टर ने जनरल यूयन के पिता से मुलाकात की। उस मीटिंग के दौरान यांका एम्पायर के ग्रैंड मास्टर ने यूयन के पिता के साथ पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्निंग बॉडी को लेकर लंबी डिस्कशन और डिबेट की। डिबेट में यूयन के पिता हार गए और रिजाइन करने का फैसला किया। शुरुआत में यूयन एम्पायर की पोजीशन यूयन के बड़े भाई को दी गई, लेकिन उन्होंने उस पद को लेने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार पूरा शासन यूयन के हाथों में दे दिया गया। उस समय यूयन ने यांका एम्पायर के ग्रैंड मास्टर से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह हार गए और यही हार ग्रैंड मास्टर को और इंस्पायर कर गई ताकि यूयुआन एम्पायर को यांका एम्पायर में शामिल करने के लिए वह उन्हें मनाते रहें। लेकिन जनरल यूयन ने हल्की सी धमकी भी दी कि अगर ग्रैंड मास्टर ने उनके प्रिंसिपल्स को तोड़ा तो जनरल यूयन यांका एम्पायर के खिलाफ विद्रोह भी कर देंगे। इसी बीच जनरल यूयन के एक सबऑर्डिनेट ने 9 नेदर सेक्ट की मूवमेंट्स की रिपोर्ट दे दी। इन रिपोर्ट्स की वजह से जनरल यूयन को शक हुआ कि 9 नेदर सेक्ट की ये हलचल इस बात का संकेत है कि उनका लीडर या कोई पुराना दुश्मन जल्द ही फिर से सक्रिय होने वाला है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि उनकी जानकारी के अनुसार 9 नेदर सेक्ट में कोई ऐसा भी था जो गॉड रेल्म तक पहुंच चुका था। इसलिए ये बड़ी मूवमेंट जनरल यूयन को और ज्यादा चिंतित कर गई। उन्होंने प्लान बनाया कि वो लू रीजन की निगरानी करेंगे जो इस बैटल का मुख्य स्थान था। उस रात सिमू और उसकी टीम ने लिंजो रीजन की मदद की 9 नेदर सेक्ट के मेंबर्स के कोर्सेज को संभाल कर। लेकिन यहीं पर सिमू को शक होने लगा। उसे समझ नहीं आया कि 9 नेदर सेक्ट के लोग लू रीजन में इतनी आसानी से हार कैसे गए। सिमू को याद आया कि 9 नेदर सेक्ट के पास एक टेक्निक थी, सोल ग्लाइड टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जो कॉर्प्सेस को कंट्रोल करती है, एक तरह की ज़ॉम्बी टेक्निक। और तभी सिमू को एहसास हुआ कि शुरुआत में उनकी हार जानबूझकर थी, क्योंकि 9 नेदर सेक्ट एक जाल बिछा रही थी। वो कॉर्प्सेस जिन्हें सबने समझा कि वे मर चुके हैं, असल में कॉम्बैट पपेट ट्रूप्स थे। इस एहसास के बाद सिमू ने तुरंत सबको चेतावनी दी कि बैटल किसी भी पल शुरू हो सकती है। और सच में अगले ही क्षण 9 नेदर सेक्ट की कॉर्प्स कंट्रोल टेक्निक एक्टिवेट हो गई। अब सवाल यह है कि जब कॉर्प्स कंट्रोल टेक्निक फुली एक्टिवेट होती है और सिमू तथा उसकी पूरी टीम कॉम्बैट पपेट ट्रूप्स के बीच फंस जाती है, तो आखिर उसके बाद क्या होता है वे भी देख पाए। 9 नेदर सेक्ट के मेंबर्स को समुद्र के बीचों बीच उस कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इससे 9 नेदर सेक्ट के वो कॉर्प्सेस जिनसे सिमू पहले निपट चुका था हवा में उड़ गए ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके। सिमू ने तुरंत अपने दोस्तों को आदेश दिया कि सभी कॉर्प्सेस को तबाह कर दो। पहले कि 9 नेदर सेक्ट उन्हें कंट्रोल कर पाए, वे सफल हुए सभी कॉर्प्सेस को नष्ट करने में। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा 9 नेदर सेक्ट एक गेट बना रहा है जो नेदरवर्ल्ड से जुड़ा था। ये गेट अंडरवर्ल्ड की ओर जाता था, एक जगह जिसे सिमू ने पहले विलेज हेड के साथ एक्सप्लोर किया था। फिर टेत्सु अकेडमी के एंटोरेज के शिप्स आए जो यांका एम्पायर की ओर से मदद देने आए थे। टेत्सु अकेडमी के शिप्स वास्तव में लेट थे क्योंकि उनकी स्पीड सिमू के शिप्स से धीमी थी। लेकिन उस पल नेदरवर्ल्ड गेट ने अचानक एक शिप को अपने अंदर खींच लिया। सच में ये 9 नेदर सेक्ट की योजना थी यांका एम्पायर के रेनफोर्समेंट पार्टी पर हमला करने की। सिमू के दोस्तों ने सुझाव दिया कि सिमू गेट को नष्ट कर दे, लेकिन सिमू ने मना कर दिया क्योंकि उसे शक था कि 9 नेदर सेक्ट कोई और योजना तैयार कर रहा है। और उसी पल कॉर्प्स सेक्ट के मेंबर्स 9 नेदर सेक्ट के एलाइज अचानक प्रकट हुए। वे कॉर्प्स पपेट्स को कंट्रोल कर रहे थे। अपने टेरिटोरी पर हमला करने के लिए सिमू और उसकी टीम तुरंत कॉर्प्स पपेट्स का सामना करने लगी। सिमू के दोस्तों ने पूछा, सिमू प्लान सोचो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका काम था इस रीजन की रक्षा करना, इसलिए वे भाग नहीं सकते थे और बैटल का सामना करने का रास्ता सोचना पड़ा। लेकिन सिमू ने तुरंत आदेश दिया, रिट्रीट करो, क्योंकि इस समय वे फंस चुके थे। 9 नेदर सेक्ट और कॉर्प्स सेक्ट की योजना में असल में लू रीजन जितना सिमू ने सोचा था पहले से ही एक ट्रैप था। इन दोनों सेक्ट्स ने लिंजो रीजन के मेंबर्स को फंसाने के लिए तैयार किया था। अब सवाल यह है, सिमू इस ट्रैप को समझने के बाद कौन सा निर्णय लेता है और वह कहाँ रिट्रीट करने का प्लान करता है। तो वे मजबूर होकर लू रीजन छोड़ने को मजबूर हुए और सिमू ने अपनी टीम को भरोसा दिलाया कि ये सब उसकी जिम्मेदारी है। संक्षेप में सिमू और उसकी टीम लड़ाई से बच निकलने में कामयाब रहे। और यहाँ सिमू ने बताया पिछली लड़ाई में क्या हुआ था। असल में नेदरवर्ल्ड सेक्ट और कॉर्प्स सेक्ट लू रीजन को हथियाने के लिए साझेदारी नहीं कर रहे थे, बल्कि टेत्सु अकेडमी के स्टूडेंट्स और यांका एम्पायर की रेनफोर्समेंट्स पर हमला करने के लिए, क्योंकि पिछले मामले में टेत्सु अकेडमी का शिप जो यांका एम्पायर की रेनफोर्समेंट्स थी नेदरवर्ल्ड गेट द्वारा हमला किया गया था। और अजीब बात, नेदरवर्ल्ड सेक्ट और कॉर्प्स सेक्ट कैसे जानते थे कि यांका एम्पायर टेत्सु अकेडमी को रेनफोर्समेंट्स के लिए भेज रहा था? इससे
सिमू को शक हुआ कि शायद एकेडमी के अंदर एक स्पाई है जिसने जानबूझकर ये जानकारी लीक की थी ताकि टेत्सुई एकेडमी के स्टूडेंट्स को फंसाया जा सके। सिमू ने सोचा ये ट्रेटर शायद गुली नुआन की एंटोराज में है, लेकिन अभी तक कौन ट्रेटर है ये पता नहीं चला। लेकिन उसी समय सिमू ने एक रहस्यमय विस्पर सुना जो उसके दोस्तों ने नहीं सुनी, सिर्फ वही सुन पाया। तो सिमू ने अकेले इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए। और इन्वेस्टिगेशन के बाद सिमू ने देखा कुछ रहस्यमय लोग ट्रांसफरिंग गार्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। ये टेक्निक एक इविल गॉड को समन करने के लिए है। और वहीं सिमू को पता चला कि ये रहस्य सेक्ट मेंबर्स ग्रेट माउंटेन सेक्ट से आए थे। इसका मतलब कि ये अटैक 3 रेबल सेक्ट्स की अलायंस थी, 9 नेदर सेक्ट, कॉर्प्स सेक्ट और ग्रेट माउंटेन सेक्ट। और ग्रेट माउंटेन सेक्ट द्वारा इविल गॉड को समन करना सफल रहा और एक विशाल क्रीचर सामने आया। साथ ही जनरल यूयुन को अपने सबऑर्डिनेट से रिपोर्ट मिली कि लू रीजन पर मैसिव अटैक हुआ है, जिसका नतीजा लू रीजन अब पूरी तरह रेबल्स के कब्जे में है। अब सवाल यह है सिमू क्या करेगा जब उसे पता चल गया 3 सेक्ट्स की अलायंस और विशाल क्रीचर के बारे में। और जनरल यूयुन लू रीजन के खो जाने पर कैसे रिएक्ट करेगा। ये सब सुनकर जनरल यूयुन और सिमू की टीम बेहद चिंतित हो गई, क्योंकि अब वे उस रीजन में आ चुके थे। उसके बाद इविल गॉड क्रीचर प्रकट हुआ, एक विशाल मॉन्स्टर जो आगे बढ़ रहा था अपने अटैक के लिए उनके लू रीजन और लिंजो रीजन की तरफ। और वहाँ जनरल यूयुन को एहसास हुआ कि अब वे शत्रु के जाल में गहराई तक फंस चुके थे जो 3 एलाइड रेबल सेक्ट्स ने बिछाया था, कॉर्प्स सेक्ट, 9 नेदर सेक्ट और ग्रेट माउंटेन सेक्ट। और यहाँ जनरल यूयुन के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, डिफेंस माउंट करना और अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करना। सिमू के दोस्तों की तरफ लौटते हुए वे पूरी तरह शॉक्ड थे सडन अटैक के बाद जो इविल गॉड की उपस्थिति से आया था। और थोड़ी देर बाद सिमू अपने दोस्तों के पास लौटा और बताया कि अफसोस इस इविल गॉड की उपस्थिति सिर्फ एक ही नहीं थी, लेकिन सिमू ने भी 2 अलग अलग लोकेशंस का पता लगाया जहां ये इविल गॉड फिर से प्रकट होगा। इसका मतलब था कि सिर्फ एक ही इविल गॉड नहीं था, और अगर कोई और इविल गॉड रेजरेक्ट हुआ तो लिंजो रीजन और ज्यादा दबाव में आ जाएगा। इसलिए सिमू ने अपने दोस्तों को बुलाया ताकि इस इविल गॉड की रीअपीयरेंस को रोका जा सके, क्योंकि अगर एक और प्रकट हुआ तो लिंजो रीजन निश्चित रूप से एनिमी के हाथ में चला जाएगा और वहाँ के सभी निवासी रेबल्स द्वारा अनाहिलेट हो जाएंगे। लेकिन अफसोस कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और कहानी का कंटिन्यूएशन अगले हफ्ते रिज्यूम होगा। और हमेशा की तरह एडमिन याद दिलाता है कि ये कहानी केवल फिक्शनल है, मनोरंजन के लिए और नॉवल से ली गई है। धन्यवाद सभी को जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।